हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, हमारे शरीर का वह अंग कौन सा है जो रक्त यानी खून को पूरे शरीर में पंप करता है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी दिमाग, ऑप्शन सी हृदय और ऑप्शन डी गुर्दे। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। अमित शाह बोले वंदे मातरम का विरोध गांधी परिवार के खून में। खरगे बोले डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा, उस पर भी बात हो। राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा हुई और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो लोग वंदे मातरम के महत्व को नहीं जानते वो इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं। शाह के बयान को प्रियंका गांधी के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है और एक दिन पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी ने कहा था कि वंदे मातरम गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है। आज इस पर बहस क्यों हो रही है मैं बताती हूँ। क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा है, मोदी जी उसमें अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। शाह ने अपने संबोधन में कहा कि जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश में बंदी बना दिया गया और जब 150 साल का कल सदन लोकसभा में चर्चा हुई तब गांधी परिवार के सदस्यों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नदारद थे। वंदे मातरम का विरोध नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस नेतृत्व के खून में है। 2036 तक 7 में से 1 भारतीय सीनियर सिटीजन होगा। केंद्र बोला आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही, इससे आर्थिक निर्भरता जैसी चुनौतियां बढ़ेंगी। भारत की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। 2011 में देश में 60 साल से ऊपर की आबादी 10.16 करोड़ थी, जो कि 2036 तक बढ़कर 22.74 करोड़ हो जाएगी। यानी कि बुजुर्गों की आबादी का हिस्सा कुल जनसंख्या में 8.4% से बढ़कर 14.9% हो जाएगा और हर 7 में से 1 भारतीय सीनियर सिटीजन होगा। ये जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दी है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, उसके सामने स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक निर्भरता और डिजिटल सुविधाओं का उपयोग जैसी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। मोदी बोले लोगों से 30-40 पेज के फॉर्म न भरवाएं। मंत्रियों से कहा फालतू पेपर वर्क खत्म करें, नियम कानून जिंदगी आसान बनाने के लिए हो। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री का माला पहनाकर सम्मान किया गया। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि मैं फालतू पेपर वर्क और 30-40 पेज के फॉर्म का कल्चर खत्म करना चाहता हूं। हमें नागरिकों के दरवाजे पर सर्विस देनी होगी, बार बार डेटा जमा करने की जरूरत को खत्म करना होगा। पीएम ने इंडिगो संकट पर कहा कि लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें असुविधा नहीं होनी चाहिए। नियम और कानून अच्छे हैं लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए लोगों को परेशान करना सही नहीं है। बैठक में पीएम ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार जीत के शिल्पकार हैं। सुप्रीम कोर्ट का बीएलओ की सुरक्षा पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस। सीजेआई सूर्यकांत बोले हालात से निपटें वरना अराजकता फैल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर और बीएलओ के स्वैट से जुड़े हुए एक मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। याचिका सनातनी संसद संगठन ने दायर की थी, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया के बाद पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट पब्लिश होने तक बंगाल पुलिस को चुनाव आयोग के अधीन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट में बताया गया कि बंगाल में बीएलओ के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं इसलिए वहां सेंट्रल फोर्सेस तैनात की जाए। कोर्ट ने ममता सरकार को भी नोटिस जारी किया है, जिसमें एसआईआर के पूरा होने तक राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती के लिए वैकल्पिक निर्देश देने की मांग की गई है। असीम मुनीर की धमकी, भारत गलतफहमी में न रहे, अब हमला हुआ तो पाकिस्तान भी कड़ा जवाब देगा, किसी को परखने की अनुमति नहीं देंगे। पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ बने फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अपना पद संभाला। रावलपिंडी के जीएचक्यू में हुए कार्यक्रम में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो इसका जवाब पहले से भी ज्यादा तेज और कड़ा होगा। उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि वे किसी गलतफहमी में न रहें। मुनीर ने कहा कि मॉडर्न युद्ध अब साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस इंफॉर्मेशन वॉर, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्रों तक बढ़ गया है। फोर्सेस को आधुनिक चुनौतियों के मुताबिक खुद को ढालना जरूरी है। पुतिन के बाद अब जेलेंस्की भारत आ सकते हैं, अगले महीने का प्लान, लेकिन तारीख तय नहीं। ये यूक्रेनी राष्ट्रपति का पहला भारत दौरा होगा।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की अगले महीने भारत दौरे पर आ सकते हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। जेलेंस्की का ये पहला भारत दौरा होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपतियों ने 1992, 2002 और 2012 में अब तक 3 बार भारत का दौरा किया है। विक्टर यानुकोविच आखिरी यूक्रेनी राष्ट्रपति थे जो 2012 में भारत आए थे। ट्रंप बोले, भारत के कारण अमेरिकी किसानों को घाटा, सस्ता चावल भेज रहा जिससे उन्हें सही दाम नहीं मिल रहा, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत से आने वाले चावल और कनाडा से आने वाली खाद्य पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। उनका कहना है कि दूसरे देशों से आने वाला सस्ता सामान अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रंप ने यह बात व्हाइट हाउस में उस समय कही जब वे किसानों के लिए बनाई गई आर्थिक मदद की घोषणा कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश अमेरिका में बहुत सस्ता चावल बेच रहे हैं जिससे वहां के किसानों की कमाई कम हो रही है। उन्होंने इसे डंपिंग बताया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने अपने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से पूछा कि क्या भारत को चावल के मामले में किसी तरह की छूट मिली हुई है। मंत्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर अभी बातचीत चल रही है। यूक्रेन के पास अमेरिकी हथियार खरीदने के पैसे नहीं, 6,840 करोड़ रुपए कम पड़े। जेलेंस्की अमेरिका को नया शांति प्लान पेश करेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि इस साल अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए करीब 6,800 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि यह फंडिंग यूरोपीय देशों से आनी थी लेकिन समय पर पैसे नहीं मिल सके जिससे हथियारों की आपूर्ति में देरी हो सकती है। जेलेंस्की ने यह बात लंदन में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के नेताओं के साथ बैठक के बाद कही है। उन्होंने कहा कि नाटो की प्रेसिडेंशियल यूक्रेन रिलीफ लोन पहल के तहत हथियार खरीद जारी रखने के लिए अतिरिक्त फंडिंग की जरूरत है, लेकिन अमेरिका ने भी मदद देना कम कर दिया है। इजराइल ने गाजा का नया नक्शा बनाया, 50% जमीन कब्जाई। सेना प्रमुख बोले, ट्रंप ने सीज फायर में जो येलो लाइन बनाया वही नया बॉर्डर, उससे पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल ने गाजा की 50% से ज़्यादा जमीन पर कब्जा करके उसे अपना इलाका घोषित कर दिया है। इजरायली सेना प्रमुख एयाल जमीर ने गाजा सीज फायर प्लान में जिस येलो लाइन का जिक्र किया है उसे नई बॉर्डर बताया है। उन्होंने गाजा में तैनात सैनिकों से बात करते हुए कहा कि ये लाइन अब इजराइल की सुरक्षा सीमा की तरह काम करेगी और सेना इससे पीछे नहीं हटेगी। जमीर ने कहा कि इजराइल अपनी मौजूदा सैन्य पोजीशन नहीं छोड़ेगा और इस पोजीशन की वजह से इजराइल गाजा के आधे से ज़्यादा हिस्से को कंट्रोल कर रहा है और इसमें गाजा की ज़्यादातर खेती की जाने वाली जमीन है और इसके अलावा इसी हिस्से में मिस्र से लगने वाला बॉर्डर क्रॉसिंग राफा भी शामिल है। पीएनबी समेत 6 बैंकों ने घटाई होम लोन की ब्याज दरें, सब इंटरेस्ट रेट 7.10% से शुरू। बता दें आपको कि रिजर्व बैंक के रेपो रेट में 0.25% की हालिया कटौती का असर दिखाई देने लगा है। 6 बड़े बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है और एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसमें शामिल हैं। नई कटौती के चलते होम लोन की सालाना ब्याज दर 7.10% के निचले स्तर पर आ गई है। आरबीआई ने 5 दिसंबर को रेपो रेट 5.50% से घटाकर 5.25% कर दिया था। इससे बैंकों की फंड लागत घट रही है और इसका फायदा वे लोन सस्ता करके अपने अपने ग्राहकों को दे रहे हैं। अनिल अंबानी के बाद बेटे अनमोल पर एफआईआर। यूनियन बैंक से 228 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप, पहली बार क्रिमिनल केस में सीधे आरोपी बने। सीबीआई ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के बड़े बेटे जय अनमोल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोप है कि रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 228.06 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी किया है। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ने यूनियन बैंक से अलग अलग लोन लिए थे। ये लोन जनरल पर्पज कॉरपोरेट लोन के नाम पर लिए गए, लेकिन इसका इस्तेमाल नियमों के खिलाफ दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया गया। जय अनमोल पहली बार किसी बड़े क्रिमिनल केस में सीधे आरोपी बने हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 11,000 करोड़ रुपए का लोन दिया, कहा दुनिया भर में खराब हालत में भी इकोनॉमी स्थिर रखी। पाकिस्तान पर 25.7 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबरने के लिए $1.2 बिलियन यानी करीब 11,000 करोड़ रुपए का फंड को मंजूरी दे दी है। इसमें $1 बिलियन का लोन और क्लाइमेट प्रोग्राम के तहत $200 मिलियन की सहायता शामिल है। पाकिस्तान को ये फंडिंग 2024 में मिले एक बिल आउट प्रोग्राम का हिस्सा है जो कि 37 महीनों तक चलेगा।
जिसमें किस्तों में उसे कुल $7 बिलियन दिए जाने हैं। ये उसकी तीसरी किस्त है जो कि पिछली यानी दूसरी किस्त के रिव्यू के बाद अप्रूव हुई है। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत बिहार से पटना से दिल्ली 8 घंटे में लग्जरी होटल जैसी फीलिंग 160 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी। राजधानी सा आराम और वंदे भारत जैसी टेक्नोलॉजी, सबसे तेज रफ्तार और इसी महीने से पटना नई दिल्ली के बीच ये ट्रेन चलने जा रही है जिसका लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। यह है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही तब भी कप में रखी हुई चाय नहीं गिरेगी। यहीं यात्रियों को लग्जरी होटल जैसा आराम मिलेगा। नहाने के लिए गर्म पानी और टच फ्री टॉयलेट जैसी कई खास सुविधाएं भी इसमें होंगी। आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता को बीजेपी की पप्पू कहा। दिल्ली सीएम ने कहा था AQI एक टेम्परेचर है। केजरीवाल बोले ये नया विज्ञान कब आ गया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बीजेपी की पप्पू सीएम कहा। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रेखा गुप्ता के बयानों के छोटे छोटे वीडियो क्लिप जारी करते हुए लिखा, बीजेपी की पप्पू सीएम का कोई मुकाबला नहीं। दरअसल रेखा गुप्ता ने हाल ही में NDTV को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI एक टेम्परेचर है जिसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मापा जा सकता है। इस टिप्पणी को लेकर सीएम रेखा गुप्ता सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना कर रही हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दिल्ली सीएम के इंटरव्यू का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ये नया विज्ञान कब आया कि AQI अब टेम्परेचर बन गया। ममता बनर्जी बोली, बंकिम बाबू को उचित सम्मान नहीं मिला, पीएम माफी मांगे। लोकसभा में मोदी ने बंकिम चटर्जी को बंकिम दा कहा था। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के बीच कूच बिहार में आयोजित NTSIR रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को वो इज्जत नहीं दी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की है और आरोप लगाया कि उन्होंने उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहकर उनका अपमान किया। उन्होंने कहा कि जब देश को आज़ादी मिली थी तब पीएम पैदा भी नहीं हुए थे और फिर भी उन्होंने बंगाल के सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक को यूं ही संबोधित करना चुना। ममता ने आरोप लगाया कि पीएम ने उन्हें ये न्यूनतम सम्मान भी नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं। सरकार ने इंडिगो की उड़ानों में 5% की कटौती की। स्लॉट दूसरी एयरलाइन को मिलेंगे। 10 बड़े एयरपोर्ट्स पर IAS भेजे। 180 फ्लाइट्स कैंसिल रही। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में लगातार 8 दिन से चल रहे संकट के बीच सरकार ने इंडिगो पर भी सख्त एक्शन लिया है। सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के बाद एयरलाइन की 5% फ्लाइट में कटौती का निर्देश जारी किया गया है। यह कटौती हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी रूट पर फ्लाइट में की गई है। इसका असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली 2300 फ्लाइट्स पर पड़ेगा, यानी कि लगभग 115 फ्लाइट्स घट जाएंगी। इसके अलावा इंडिगो ने बुधवार शाम 5 बजे तक DGCA को एक बदला हुआ शेड्यूल जमा करने का निर्देश भी दिया है। सोनिया गांधी को दिल्ली कोर्ट का नोटिस। 1980-81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम जुड़वाने का आरोप। 6 जनवरी तक जवाब मांगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस दिया है। ये नोटिस उस याचिका पर आया है जिसमें दावा किया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980-81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़ा गया था। इसके अलावा याचिका में मजिस्ट्रेट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने उस मामले में राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है और पूरे केस का रिकॉर्ड TCR मंगाया है। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी और इस दौरान सोनिया और राज्य सरकार को नोटिस का जवाब देना होगा। जिला प्रमुख और प्रधानों को लेकर बड़ा फैसला। 222 पंचायत समितियों का कार्यकाल खत्म होगा। SDM जिला कलेक्टर होंगे प्रशासक। राजस्थान में पंचायत समिति में प्रधानों और जिला परिषद में जिला प्रमुख का कार्यकाल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कार्यकाल पूरा होने के बाद यहां प्रशंसकों की नियुक्ति हो रही है। पंचायती राज संस्थाएं ग्राम पंचायत में कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार ने यहां मौजूद सरपंचों को ही प्रशासक के तौर पर लगा दिया था, लेकिन पंचायत समितियों में ऐसा नहीं है। सरकार ने यहां अब प्रधान की जगह उपखंड अधिकारी SDM को प्रशासक के तौर पर लगाने का फैसला किया है। वहीं जिला प्रमुख की जगह जिला कलेक्टर प्रशासक होंगे। आज का सुविचार। अहंकार में अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।